सूर्य देव का आशीर्वाद, शुभ कार्यों की शुरुआत हर सुबह लेकर आए आपके जीवन में खुशियों की बरसात। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को सहारा देती है। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन धैर्य से ही कठिन समय को पार किया जा सकता है। इसलिए सदा ही कठिन परिस्थिति में, विपरीत घड़ियों में धैर्य का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, समय बदलता अवश्य है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। धैर्य, प्रकृति और स्वभाव ये ऐसे स्तंभ हैं जिस पर व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थापित होता है। धैर्य मन की वो शक्ति है जो व्यक्ति को सहारा देती है, उसे जीवन में संभालती है। इसलिए अपने विचारों को निरंतर ही बदलते रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जिससे वो किसी तरह से अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और उसकी दशा बदल सकता है। इसलिए सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सकारात्मक विचार बेहद ही उपयोगी हैं, जो व्यक्ति में संयम और धैर्य का संचार करते हैं और उसे समृद्ध बनाते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तिलपात्र प्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा। मेरे द्वारा जो कोई पाप जाने अनजाने हुए हों, वे यदि ब्रह्म हत्या के समान महापाप भी हैं, तो तिलपात्र के दान से मेरे ब्रह्म हत्या के समान पाप नष्ट हो जाएं। श्रद्धा और ज्ञान की स्थली प्रयागराज, जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा के उदात्त तत्व निर्देशित कर रहे हैं हमारी संस्कृति को। भारतीय शुद्ध सात्विक आहार को प्रदर्शित करते साधु सन्यासी महाकुंभ का में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ सनातन संस्कृति है। महाकुंभ शाश्वत सत्य है। महाकुंभ शुद्ध आचार है और महाकुंभ शुद्ध विचार है। सनातन ग्रंथों में महाकुंभ के समय विशेष रूप से साधना तपस्या का उल्लेख किया गया है। महाकुंभ में आने वाले संत महात्मा भी अपने आहार विहार आदि का ध्यान रखते हुए सात्विक जीवन शैली जीते हैं। गीता में भगवान ने सब आहार विहार के विषय में भी बताया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, जो सतोगुणी से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजो कर्म समुद्भवा, और रजोगुणी जो आहार विहार करते हैं उनकी कर्म में प्रवृत्ति होती है। और तमोगुणी आहार करने में आलस, प्रमाद, निद्रा इत्यादि होती है। इसलिए सतोगुणी आहार फल खाने से निद्रा कम आती है, क्योंकि शरीर हल्का होता है। फल इत्यादि में आलस कम होता है। और महात्माओं को लिए भजन की ज़रूरत है, तो भजन करने के लिए जितना हल्का भोजन रहेगा उतना ही ठीक रहेगा। जैसा भोजन किया जाता है वैसे ही बुद्धि और मनोवृत्ति में उसका प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, पंचाद्रौ च भोक्तव्यम दीर्घमायु ममाप्नुयात्, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इनको धोने के बाद आसन में बैठ करके पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के
भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में सात्विक सतोगुणी जीवन जीना ही वस्तुतः कल्पवास बताया गया है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं थोड़ा से थोड़ा धर्म भी बड़े से बड़े भय को दूर करता है। इसलिए मानव शरीर पाकर के तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, संतों की संगत करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र प्रयाग में इस समय बड़ी संख्या में संत कल्पवास कर रहे हैं, जिससे संगम में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति की जा सकती है। शिव शिव शंभु शंभु है शंभु प्रयागराज से लता वशिष्ठ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शंभु है। आहार हमारे जीवन का आधार है। बच्चे में बेहतर स्वास्थ्य और सही विकास के लिए आहार का विशेष महत्व होता है। सही पोषण बच्चे को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है और कई रोगों की संभावना को कम करता है। इसीलिए जान लेते हैं कि बच्चों में किस तरह का आहार उन्हें पूर्ण पोषण दिला सकता है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बड़ी होती है, अर्थात 6 महीने के पार वो हो जाता है, संपूरक आहार किस तरह से शुरू करना चाहिए और किस तरह का आहार उसे उचित पोषण दे सकता है। शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए आहार का विशेष महत्व होता है। जन्म से 6 महीने तक शिशु के लिए सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। 6 महीने से शिशु के पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार यानी पूरक आहार की आवश्यकता होती है। शिशुओं को 6 महीने की उम्र से पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। पूरक आहार का मतलब है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अब बच्चों को ऊपरी आहार भी देंगे। पूरक आहार के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर हैं वो है कि हम किसी तरह से उसमें सीरियल और पल्सेस इनको कंबाइन करें। तो जैसे सूजी की खीर दे सकते हैं, दलिया या खिचड़ी दे सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा मिलेट्स जैसे रागी और ज्वार, इनसे भी हम बच्चों को पूरक आहार बना के दे सकते हैं। ये बच्चों को एनर्जी नीड्स मीट करने में और उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 6 महीने की उम्र से उनको दिन में 2 या 3 बार हम थोड़ा थोड़ा जैसे लगभग आधा कटोरी या 3 से 4 चम्मच पूरक आहार देना शुरू करें। धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ाएं। फल जैसे कि केले, मसले हुए केले, या फिर हम जैसे एप्पल को ग्रेट करके एप्पल की खीर बना सकते हैं, वो भी उसमें शामिल करें। कुछ सब्जियां जैसे कि गाजर, मटर, ये जैसे हम खिचड़ी बना रहे हैं या दलिया बना रहे हैं, उसमें हम ये भी शामिल करें। शिशु के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिशु को पूर्ण पोषण मिलना चाहिए। 6 माह से शिशु की पोषण की आवश्यकता अधिक हो जाती है, इसलिए 6 माह की आयु से शिशु को ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए। लगभग 1 से 2 कटोरी संपूरक आहार शिशु को दिया जाना चाहिए। माँ का दूध शिशु को 2 साल तक पिलाया जा सकता है। 6 महीने से 2 साल के बीच में काफ़ी बच्चों का जो ग्रोथ कर्व है, जो रोड टू हेल्थ में हम प्लॉट करते हैं वेट, वह नीचे जाने लगता है। उसका रीज़न यही है कि उनको सही तरीके से पूरक आहार नहीं मिल रहा है। कुछ माएँ सोचती हैं कि मार्केट में जो भी उपलब्ध है, जैसे कई तरह के बेबी फूड प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, वह घर पे बने खाने से ज़्यादा सुपीरियर है। ऐसा नहीं है। घर पे बना हुआ पौष्टिक और हाइजीनिक रूप से तैयार किया हुआ खाना, जो माँ भी अपने हाथ धोकर और फिर बच्चे को खिलाएगी, वही बच्चे के लिए बेस्ट है। उसी में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल भी मिले। तो वो कैसे मिलेगा? जब हम एक बैलेंस्ड खाना देंगे जिसमें सीरियल भी होगा, पल्सेस भी होंगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होंगे, और साथ में थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट भी होगा। तो ये बच्चे को एक पूर्ण आहार मिलता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। बच्चे को शुरुआत में नरम फल, खीर व खिचड़ी जैसा आहार देना चाहिए, जिससे चबाना और धीरे धीरे निगलना बच्चे के लिए आसान होता है। संपूरक आहार देने के साथ शिशु को स्तनपान जारी रखना चाहिए। शुरुआत में शिशु को बार बार आहार खिलाने की कोशिश की जानी चाहिए।
एक बार में शिशु अधिक मात्रा में नहीं खा पाता, इसलिए कम मात्रा में उसे कई बार खिलाएं। बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ले रहा है, यानी कि सिर्फ लिक्विड ले रहा है। जब हम 6 महीने के बाद हम उसको देना शुरू करते हैं तो ये एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हम दाल का पानी या चावल का पानी दें, बट वह सिर्फ पानी है, उससे बच्चे की न्यूट्रिशन नीड्स पूरी नहीं होंगी। बच्चा जनरली थोड़ा सा खाता है, तो वह जो थोड़ा सा खाए उसमें ही उसको एनर्जी मिले, तो वो एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, जैसे कि पतली खिचड़ी, पतला दलिया या सूजी की खीर, इस तरह की चीज़ें, या मसला हुआ आलू जो कि एक सेमी सॉलिड है, बच्चा आसानी से निगल सकता है, उसको चबाना नहीं पड़े। शुरुआत हम ऐसे खाने से करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका खाने का टेक्सचर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि हम जो चावल हैं शुरू में शायद ज़्यादा मसल के देंगे, बाद में उतना मसलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई तरह की दालें हम उसमें शामिल कर सकते हैं। और 1 साल के होते होते बच्चा फैमिली फूड, यानी कि जो खाना सब खा रहे हैं, एक्चुअली बच्चा भी वही सब खाना खा सकता है, क्योंकि तब तक थोड़े दांत भी आ जाते हैं, जबड़े भी मजबूत हो जाते हैं, तो बच्चा चबाना भी सीख जाता है। मात्रा भी धीरे धीरे करके बढ़ाएं। शुरू में बच्चे को, जैसे मैंने कहा, 2 या 3 बार देना बहुत है, लेकिन धीरे धीरे उसको दिन में 3-4 बार, और 1 साल के होते होते 4 से 5 बार। उसके अलावा माँ का दूध जारी रखें। बच्चे को माँ का दूध 2 साल की उम्र तक पिलाएं। 6 महीने की आयु से संपूरक आहार देना आवश्यक है। ऐसा करने से शिशु का कुपोषण से बचाव होता है और उसका विकास बेहतर होता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिशु को सही पोषण दें। इसके लिए शिशु के आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे शिशु में किसी भी तरह की अल्पता न हो, पोषण की कमी न हो और शिशु स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अच्छा आहार शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का आधार बनता है, तो अच्छे गुण व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों को न सिर्फ अच्छा आहार बल्कि अच्छे जीवन के लिए अच्छे गुण भी सिखाने चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग का विशेष महत्व है। नियमित योग करने से शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, जीवन स्वस्थ रहता है। यदि मन एकाग्र हो तो जीवन में सभी क्रियाओं को बेहतर तरीके से करना संभव हो सकता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत सिर्फ यंगस्टर्स को या बच्चों को ही होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमारा कंसंट्रेशन पुअर होने लगता है। और सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं, हमारी मेमोरी भी पुअर होने लगती है, क्योंकि इस हमारे जो एजिंग का प्रोसेस है वो हमारे पीनियल ग्लैंड के सेक्रेशंस को भी प्रभावित करता है और बहुत सारे और भी इसके कारण है। और आजकल तो ओवर यूजेज ऑफ गैजेट एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का। इतनी पुअर कंसंट्रेशन हो गई कि हम एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक ही नहीं देख पा रहे, बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। यानी आप किसी भी आयु वर्ग में हो, कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज हम समझते हैं 2 ऐसी बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस जो हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को बेहतर करती हैं। सबसे पहला काम हमको करना है वृक्षासन। इसे वृक्षासन भी कैसे कहते हैं, इसे ध्रुव आसन भी कहते हैं। क्यों? कि ध्रुव वो तारा है जो
बहुत सारे तारों में भी अलग दिखता है, यानी वो सबसे यूनिक है। जब आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है, आप सबसे यूनिक हो जाते हो। कैसे इसको करना है? हम इस तरह से सीधे खड़े होते हैं और अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाना, बैलेंस करना। जितनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बैलेंस कर सके, फिर हाथ को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना। यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आंखों को टिका कर रखें ताकि बैलेंस बन सके। हाथों को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। दोनों पैरों को खोलकर हाथों को मिलाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हर आयु वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इसको करना मुश्किल हो जाता है, और एक आयु के बाद भी इसको करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन पुअर होने लगती है। तो कोशिश करें कि किसी दीवार के पास खड़े होकर के इसका अभ्यास करें, इसलिए ताकि अगर आप डगमगाएं तो आप सपोर्ट ले सकें, लेकिन सपोर्ट की आदत न डालें। दूसरा अभ्यास आप करेंगे जिसका नाम है रेखा गति। रेखा गति हमारी मेमोरी, विजडम, कंसंट्रेशन को तो बेहतर करती है। अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी इंस्टेंटली लोअर डाउन कर देती है। कैसे करना है रेखा गति का अभ्यास? हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। रेखा गति के अभ्यास में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आंखों का बंद होना और हथेलियों को जंघाओं पर टिका कर रखना। आंखें बंद हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि हमारा दायां पैर आगे जाए तो दाईं एड़ी बाएं पंजे को छू जाए, बायां पैर आगे जाए तो बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाए। तो गति के साथ रेखा को, लाइन को मेंटेन करना है। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आंखें बंद ईमानदारी के साथ और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखने में बहुत सरल, बहुत आसान लगता है, पर जब आप इसे धीरे धीरे करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे डगमगाने भी लग जाएंगे। वहीं पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो फोकस करके एक एक स्टेप इस तरह से आगे बढ़ते जाएं। जब 10 स्टेप्स आगे बढ़ जाएं तो यू टर्न नहीं लेना, पीछे भी कैसे जाएंगे, आंखें बंद, और इस ही तरह से हम धीरे धीरे पीछे की ओर आना शुरू कर दें। 10 बार आगे, 10 बार पीछे। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को खोलकर, दोनों हाथों को मिलाकर, पैरों को खोलकर शरीर को ढीला छोड़ दें। सही खान पान लें, गैजेट्स का प्रयोग थोड़ा कम करें, अपनी आंखों से जितना हो सके दूर दूर ग्रीनरी को देखें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, ध्यान का अभ्यास करें, जाप का अभ्यास करें। हरिओम। धैर्य और ध्यान यानी व्यक्ति का एकाग्र रहना उसको समस्याओं से पार करा सकता है, क्योंकि जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं। आवश्यकता होती है तो बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की, और उसके बाद आप समस्या से पार पा सकते हैं। ज्ञान वो माध्यम है जो हमें कठिन समय में सही मार्ग प्रदर्शित करता है। संस्कृत का ज्ञान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। चलते हैं संस्कृत पाठशाला। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृत पाठशालायां स नमस्कारः। अहमस्मि एषः नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत स्वरूप पर और विशेष रूप से उसके पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दश, यह आप जान ही चुके हैं। साथ ही यह भी कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। साधारण रूप से संसार की अधिकतर भाषाओं में 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। अतः संख्या का निर्देश यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अर्थात दश बालकाः, दश बालिकाः, दश स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में दश इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, ताकि बहुवचन के प्रयोग होने के बाद भी संख्या के बहुत्व का स्पष्ट प्रयोग हो सके। इस तथ्य के बाद अब बढ़ते हैं आगे।
यदि संख्या 10 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 10 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं दसवां या दसवीं, जिसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में दशमः, स्त्रीलिंग में दशमी और नपुंसक लिंग में दशमम। यहाँ ध्यान रखना है कि दशमी के स्थान पर गलती से प्रथमा इस तरह का अनुकरण न करें और दशमा इस तरह का प्रयोग हम न बनाएं। हमें दशमी यही प्रयोग बनाना है, जो कि संस्कृत में यही शब्द शुद्ध है। तो आइए 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा अब कर लेते हैं अभ्यास। हम हिंदी में पहले 10वां इस अर्थ के साथ पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग करते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य दशमः राष्ट्रपतिः के.आर. नारायणन इत्यसौ आसीत्। अब पुल्लिंग में ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पंक्ति में बैठा 10वां लड़का सुरेश है। इसे संस्कृत में कहेंगे पंक्त्याम उपविष्टः दशमः बालकः सुरेशः अस्ति। यहाँ दशमः राष्ट्रपति और दशमः बालकः जैसे उदाहरणों में राष्ट्रपति और बालक ये दो पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में स्त्रीलिंग दशमी शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में ले लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 10वीं अनुसूची पठनीया। श्यामा को वह 10वीं माला ही पसंद है। इसे संस्कृत में कहेंगे श्यामायै सा 10वीं माला एव रोचते। यहाँ दशमी अनुसूची और दशमी माला जैसे उदाहरणों में अनुसूची और माला ये दो स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमी इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से स्मरण में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में नपुंसक लिंग दशमम शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इथियोपिया का स्थान 10वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या इथियोपिया देशस्य स्थानम दशमम अस्ति। वहां दिखाए गए कपड़ों में 10वां कपड़ा खराब है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा तत्र प्रदर्शितेषु वस्त्रेषु दशमम वस्त्रम असमीचीनम अस्ति। यहाँ दशमम स्थानम और दशमम वस्त्रम जैसे उदाहरणों में स्थानम और वस्त्रम ये दो नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह आप सभी को बहुत आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो आज आप सभी संख्या 10 के पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः। जीवन में जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें सीखनी पड़ती हैं कुछ अच्छी आदतें। और धैर्य रखना भी एक आदत है जिसे निरंतर काम करना है, जिस पर उसे सीखते रहना है। कहते हैं धैर्य पर स्वयं के कभी वार ना कर, कठिन समय भी बीत जाएगा, ठहर कहाँ जा रहा है, थोड़ा विचार तो कर। इसलिए विचार करते रहिए और अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ काम ठीक नहीं हो रहे हैं तो प्रतीक्षा करिए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि जीवन में सही समय पर सही काम अवश्य होते हैं। जिस प्रकार माली पौधों में वर्ष भर पानी डालता है लेकिन सही समय आने पर ही उसमें फल आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। यदि कोई लक्ष्य है वो सही समय आने पर ही प्राप्त होगा।
कोशिश करनी चाहिए कि प्रयत्न करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। और इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर प्रयत्न करते रहो, जीवन में आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में कोशिश करने अर्थात परिश्रम करने से नहीं घबराना चाहिए। मत डर, कोशिश करने से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। निरंतर चलते रहो, जीवन में बढ़ते रहो, आगे करते रहो परिश्रम, इसका फल जीवन में अवश्य मिल जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए और जीवन में सकारात्मक व प्रसन्न चित्त रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर लौटेंगे सुप्रभातम में एक नए अंक के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।